हाँ जी, करें स्टार्ट। सो वेलकम बैक कोडर आर्मी इन अवर एलएलडी सीरीज। और आज के इस लेक्चर में हम एक नया डिज़ाइन पैटर्न और बहुत ही इंटरेस्टिंग डिज़ाइन पैटर्न चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैटर्न पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये पैटर्न अगेन एक यूज़ के स्पेसिफिक डिज़ाइन पैटर्न है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो एलएलडी इंटरव्यूज़ में भी आती हैं और पूछी जाती हैं लगातार, जो इस चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैटर्न से सॉल्व हो जाएंगी। वीडियो के लास्ट में हम उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो फटाफट ये पैटर्न समझते हैं पहले होता क्या है और फिर उन प्रॉब्लम्स की तरफ मूव करते हैं। तो देखो, चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैटर्न को ना समझने के लिए आप इमेजिन करो कि आपके पास एक क्लाइंट है। ठीक है, ये क्लाइंट है और ये एक रिक्वेस्ट भेजता है। ठीक है, और ये रिक्वेस्ट जब भेजता है ना किसी को, तो ये किसी एक ऑब्जेक्ट को रिक्वेस्ट नहीं भेज रहा, बल्कि एक चेन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को रिक्वेस्ट भेज रहा है। अच्छा, क्या मतलब चेन ऑफ रिक्वेस्ट, चेन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का? लेट्स से ये हमारे पास एक रिसीवर है R1, हमारे पास एक और रिसीवर है R2, एक और रिसीवर है R3। ये अलग अलग 3 ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हैं कि R1 के पास R2 का रेफरेंस है, R2 के पास R3 का रेफरेंस है, लाइक दैट। और भी कितने सारे हो सकते हैं लिस्ट में, राइट। अब जब ये क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है तो ये सबसे पहले R1 को रिक्वेस्ट भेजता है। अब R1 चेक करता है कि क्या ये इस रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकता है। अगर फुलफिल कर सकता है तो सही है, यहीं से रिस्पॉन्स दे देगा। नहीं तो ये R2 को रिक्वेस्ट भेजेगा। सेम R2 चेक करेगा क्या ये रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकता है। अगर कर सकता है तो सही है, नहीं तो ये R3 को रिक्वेस्ट भेजेगा। और फिर ये वापस रिक्वेस्ट भी इसी तरह ट्रेवर्स करेगी, राइट। इसको देख करके आपको लिंक लिस्ट की याद आ रही है थोड़ी थोड़ी, है ना। पर ये थोड़ा सा लिंक लिस्ट से अलग है। हम एक बार इनके बीच में भी डिफरेंसेस को देखेंगे, राइट। जैसे कॉम्पोजिट डिजाइन पैटर्न से ट्री की याद आती है, चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिजाइन पैटर्न से लिंक लिस्ट की याद आएगी हमेशा। ठीक है, तो इतना आप समझ गए कि हमारे पास एक बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपस में चेन से जुड़े हुए हैं, राइट। और क्लाइंट पहले वाले ऑब्जेक्ट को कॉल करता है, जो कि दूसरे वाले को करता है, जो कि तीसरे वाले को करता है। ऐसे करते रहते हैं जब तक हमारे पास ऑब्जेक्ट की चेन है, और फिर वापस वो एक दूसरे को रिस्पॉन्स देते हुए क्लाइंट की तरफ आते हैं, यानी कि रिकर्सिवली वो एक दूसरे को कॉल करते हैं। अच्छा, हम ऐसा क्यों चाहते हैं कि ऐसा हो? बहुत सारे यूज़ केसेस हैं जिसका एक एग्जांपल हम अभी देखेंगे, और फिर जो फर्दर इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं उसको हम बाद में देखेंगे। तो इसको समझते हैं किसी एग्जांपल से। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आप इमेजिन करो कि जब आप एटीएम में जाते हो ना पैसे निकालने। ठीक है, पहली बात तो याद रखना, ये इसका स्टैंडर्ड एग्जांपल है। इसको समझने के लिए इस एग्जांपल से बेस्ट कुछ भी नहीं है, और फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे वो सारे एग्जांपल जो कभी इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। ठीक है, आप इमेजिन करो आप एटीएम में जाते हो पैसे निकालने, तो पैसे कैसे निकालते हो, राइट। उसमें अंदर क्या हो रहा होता है, उसके अंदर कुछ हैंडलर्स होते होंगे, राइट, जो पैसों को निकालते होंगे। अब आपको नहीं लगता जो 1000 रुपीज़ के नोट होंगे, 500 रुपीज़ के नोट होंगे, 200 या 100 रुपीज़ के नोट्स होंगे, वो सब अलग अलग हैंडलर्स के पास होते होंगे, राइट। क्योंकि एक साथ वो सारे पैसे नहीं हो सकते ना, हर पैसे की डिनोमिनेशन अलग है, पैसों का साइज अलग होता है, उसको वैलिडेट करना होता है कितने 500 के नोट अवेलेबल है, कितने 1000 के नोट अवेलेबल है। तो क्या होता होगा, सब ना अलग अलग हैंडलर पे पड़े होते होंगे। तो जब आप रिक्वेस्ट भेजते हो कि लेट से मेरे को 3000 रुपये निकालने हैं, ठीक है, तो सबसे पहले वो जाते होंगे एक 1000 रुपये हैंडलर के पास। वो देखता होगा कि क्या मेरे पास सफिशिएंट नोट है इस रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए, और अगर उसके पास है तो वो इस रिक्वेस्ट को फुलफिल करता होगा, नहीं तो वो आगे भेजता होगा। तो एक बार इसका फ्लो समझते हैं कैसे होता होगा। ठीक है, इमेजिन करो कि आप एक क्लाइंट हो और आप जाते हो एटीएम। ठीक है, एटीएम में क्या होगा, हमारे पास मशीन के अंदर बहुत सारे हैंडलर्स बने होंगे, उनको बनाते हैं। लेट से एक होगा हमारे पास हैंडलर 1, एक होगा हमारे पास हैंडलर 2, एक होगा हमारे पास हैंडलर 3। मान लो 3 ही हैंडलर है अभी के लिए। ठीक है, और मैंने क्या कहा था, तीनों में एक दूसरे का रेफरेंसेस होते हैं। ठीक है, लेट से ये वाला जो हैंडलर है ना, पहले वाला, ये 1000 रुपीज़ को हैंडल करता है, ये 500 रुपीज़ को हैंडल करता है, और ये 100 रुपीज़। मान लो 3 ही डिनोमिनेशन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब अभी के लिए मान लो इनके पास इन्फिनाइट नोट्स हैं हर डिनोमिनेशन के, पर जनरली इनके पास एक फिक्स नंबर ऑफ नोट्स ही होंगे, है ना। तो चलो इन्फिनाइट नहीं, हम मानते हैं 1000 के हमारे पास 5 नोट अवेलेबल हैं, 500 के 10 नोट अवेलेबल हैं, और 100 के हमारे पास 20 नोट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, इसको ऐसे मानते हैं। अब जब क्लाइंट है, मान लो वो 5000 रुपये निकालने जाता है, तो क्या होता होगा, क्लाइंट भेजता होगा रिक्वेस्ट एक एटीएम की तरफ। अब एटीएम उसे कैरी फॉरवर्ड कैसे करता होगा, देखो सबसे पहले क्लाइंट ने भेजा एटीएम को, और एटीएम ने उस कैरी फॉरवर्ड की सबसे पहले हैंडलर 1 को, जो कि है 1000 रुपीज़ हैंडलर। ठीक है, वो देखेगा कि क्या मैं इस रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकता हूँ, क्या मैं 5000 रुपये सीधा अपने से निकाल सकता हूँ। इसके पास 5 नोट है, 1000 तो ये निकाल सकता है, तो यहीं से रिटर्न कर देगा, ले भाई 5000 रुपये, राइट। अब मान लो यूज़र 5000 की जगह यूज़र कहता कि भाई नहीं, मेरे को तो 6000 रुपये निकालने हैं। तो
अगेन सबसे पहले रिक्वेस्ट कहाँ जाती, हमारे हैंडलर 1 के पास। हैंडलर 1 कहता कि क्या मैं इस रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकता हूँ, इसके पास सिर्फ 5,000 रुपये हैं, राइट, 5 नोट है 1000 के, तो ये 5,000 तो दे सकता है, पर 1000 रुपये अभी भी बच जाएंगे। तो क्या करेगा, 5 नोट 1000 के निकाल देगा और बाकी 1000 रुपये की रिक्वेस्ट भेज देगा इस वाले हैंडलर को, राइट। इसके पास ये कहता है मेरे पास 500 के 10 नोट है, तो 2 नोट मेरी रिक्वेस्ट फुलफिल कर देंगे। ये 2 नोट 500 के निकाल देगा और ये वापस रिक्वेस्ट भेजेगा हैंडलर 1 को कि भाई ले 2 नोट 500 के। ये उन 2 नोटों को लेगा 500 के और अपने क्या लेगा, अपने 5 नोट लेगा और उनको क्लाइंट को भेज देगा, यानी क्लाइंट के पास 6,000 रुपये आ जाएंगे। तो इस तरह आप इमेजिन करो, कोई भी डिनोमिनेशन जो क्लाइंट को निकालनी होगी, लेट से क्लाइंट को निकालने हैं 10,000 रुपये, तो सेम होगा, पहले इसके 5,000 निकलेंगे और फिर बाकी के 5,000 ये निकाल देगा, राइट, ऐसे करके निकलेगा। और कोई भी अगर ऐसा डिनोमिनेशन होगी जो इसमें एग्जिस्ट नहीं करती होगी, मान लो हाँ, क्लाइंट को निकालने हैं 150 रुपीज़, राइट। हमने कहा कि हमारे जितने भी हैंडलर्स बने हुए हैं ना यहाँ पे, उसमें 50 रुपये का तो कोई हैंडलर ही नहीं है। तो हम क्या क्लाइंट को बोल सकते हैं कि भाई या तो आप इस पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन को ही कट कर दो, कि पहले रिक्वेस्ट जाएगी हैंडलर 1 पे, वो कहेगा यार मैं तो हैंडल नहीं कर सकता, मेरे पास 1000 के नोट है, ये हैंडलर 2 को भेजेगा, कहेगा मैं भी हैंडल नहीं कर सकता, ये हैंडल 3 को भेजेगा। ये देखेगा कि मेरे पास 100 के नोट है पर क्लाइंट को चाहिए 150 रुपये। तो या तो आप हमारे पास चॉइस है, या तो हम इसको बस 100 रुपये निकाल के बोले कि हम भाई इतनी ही रिक्वेस्ट फुलफिल कर पाए, 50 रुपये हम नहीं निकाल पाए, या फिर हम ये पूरी ट्रांजैक्शन को ही फेल कर दें, राइट। ये यूज़ केस पर डिपेंड करता है। पर आई होप आप ये समझ गए होंगे कि ये पूरा का पूरा इंटरेक्ट कैसे कर रहा होगा। हमारे पास मल्टीपल हैंडलर्स हैं, राइट, और वो आपस में जुड़े हुए हैं एक चेन के साथ। इसलिए इस प्रिंसिपल का नाम क्या है, इसलिए इस प्रिंसिपल का नाम है चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिज़ाइन प्रिंसिपल, डिज़ाइन पैटर्न, राइट। तो अब इसका एक बार यूएमएल से समझते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं और यूएमएल डायग्राम इसका कैसे दिखता होगा, ठीक है। तो ऐसे मानो कि हमने सबसे पहले क्या कहा, हमारे पास एक हैंडलर होगा, राइट, ये हमारा मेन एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट मेथड कह लो, हैंडलर, ठीक है, जिसके पास लेट से एक ही मेथड होगा, हैंडल रिक्वेस्ट, या लेट से हम कहेंगे डिस्पेंस, क्योंकि ये मनी डिस्पेंस कर रहा है, राइट, डिस्पेंस, और ये लेता होगा एक अमाउंट, ठीक है। अब इस हैंडलर के पास हमारे बहुत सारे बेसिकली कंक्रीट हैंडलर्स हो सकते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया। एक लेट से हमारे पास है 1000 हैंडलर जो 1000 रुपये के नोट्स को हैंडल करता है। अब इन हैंडलर्स को आप ऐसा मानो कि एटीएम के अंदर ना अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं, 1000 नोट्स कहाँ स्टोर है, 500 के नोट्स कहाँ स्टोर है, 100 के नोट्स कहाँ स्टोर है, लाइक दैट। क्यों बने हुए हैं, ताकि अगर कोई भी यूज़र कोई पैसे निकालने आए तो पहले हम सबसे बड़े डिनोमिनेशन को फुलफिल करवाएं, फिर उसे छोटा डिनोमिनेशन, फिर उसे छोटा डिनोमिनेशन, लाइक दैट। सारे पैसे एक साथ पड़े नहीं हो सकते, राइट। तो एक 1000 हैंडलर हो गया। ऐसे ही लेट से एक हमारे पास 500 हैंडलर हो गया, 500 हैंडलर, ये 100 भी आ जाएगा यहाँ पे, 500 हैंडलर हो गया, लाइक दैट, ठीक है। आप इमेजिन कर सकते हो ऐसे हमारे पास क्या कहते हैं 100 का हैंडलर भी हो सकता है, 200 का, 50 का, जितने भी आपको बनाने हैं इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अभी हम 2 ही रखते हैं और इन दोनों का रिलेशन क्या है कि ये दोनों इनहेरिट करते हैं हमारे मेन हैंडलर ऑब्जेक्ट को। अब मैंने क्या कहा था कि चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी कि हर हैंडलर के पास दूसरे हैंडलर का रेफरेंस होता है। कहने का मतलब ये है कि 1000 के पास 500 का एक रेफरेंस होगा, जैसे कि हमने यहाँ ड्रॉ किया। H1 के पास H2 का हैंडलर है, रेफरेंस है, H2 के पास H3 का रेफरेंस है। अब देखो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो ये जो हैज़ अ रिलेशनशिप है, रेफरेंस का हैज़ अ रिलेशनशिप होता है, इसको हम कंक्रीट ऑब्जेक्ट टू कंक्रीट ऑब्जेक्ट ड्रॉ करें, राइट, विच इज़ 1, या फिर हम इसको इंटरफेस टू इंटरफेस ड्रॉ करें, जो कि हम ऐसे ड्रॉ करते हैं खुद से, ऐसा। यानी कि इस हैंडलर इंटरफेस के साथ हमने इसका नाम नहीं लिखा, इसको हम बोल देते हैं एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। इस एब्स्ट्रैक्शन के साथ इसके पास खुद का एक ऑब्जेक्ट है, या तो हम ये कर सकते हैं या तो हम ये कर सकते हैं। देखो लॉजिकली सबसे बेस्ट होता है ये करना, एक इंटरफेस के पास दूसरे इंटरफेस का ऑब्जेक्ट रखना। क्यों? क्योंकि इसको तो हमने हार्ड कोड कर दिया ना। अब इस एग्जांपल में हार्ड कोड सही लग रहा है कि 1000 हैंडलर के पास 500 का ही तो होना चाहिए, 1000 के बाद दूसरी डिनोमिनेशन 500 ही तो है। पर लेट से कल को 500 के नोट इनवैलिडेट हो जाए, डिनोमिनेशन डिमोनेटाइजेशन हो जाए, 500 के नोट एग्जिस्ट नहीं करते, राइट। 1000 के बाद सीधा 100 के नोट है, तो आपको कोड में चेंज करना पड़ेगा, 1000 के पास सीधा 100 का हैंडलर होगा, राइट। तो ये सब क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा टाइटली कपल हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते टाइटली कपल हो, तो हम क्या करते हैं, हम इस हायरार्की को बेसिकली इस रेफरेंस को इग्नोर करते हैं, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे कोई हायरार्की नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है, ये सब इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इनको नहीं पता इनका नेक्स्ट रेफरेंस क्या है, इनका नेक्स्ट हैंडलर क्या है, ये किसको पता है, ये हमारे हैंडलर जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसको पता है। तो यानी कि हम क्या करते हैं, अपने हैंडलर में ही ना एक हैंडलर का रेफरेंस पास कर देते हैं,
हैंडलर का रेफरेंस पास करते हैं, इसको नाम रखते हैं लेट्स से नेक्स्ट, जैसे लिंक लिस्ट में करते हैं। तो इसके पास एक नेक्स्ट पॉइंटर है दैट पॉइंट्स टू द नेक्स्ट हैंडलर। तो अब 1000 हैंडलर, अब यहाँ पे यानी कि एक मेथड आ जाएगा लेट्स से सेट हैंडलर। वो क्या करेगा, एक हैंडलर लेगा और उसको यहाँ पे सेट कर देगा, राइट। यहाँ पे हम इसको डिफाइन भी कर देंगे, यानी कि इसके पास सिर्फ एक ही डिस्पेंस मेथड होगा जो एब्स्ट्रैक्ट या वर्चुअल मेथड होगा, बाकी सेट हैंडलर हमारा इसमें डेफिनेशन होगी। यहाँ पे एक हैंडलर लेगा और यहाँ पे इस नेक्स्ट को सेट कर देगा। अब किसी को और मतलब नहीं है, अब हो सकता है ये 1000 के बाद 500 को सेट कर दे, ये 1000 के बाद सीधा 100 को सेट कर दे, ये इस हैंडलर का काम है, राइट। अब ये इन सबको पता होने की जरूरत नहीं है, 1000 या 500 को हमने कंक्रीट क्लासेस से ये लॉजिक ही हटा दिया, यानी कि अब हम इसको डायनामिकली चेंज भी कर सकते हैं, राइट। तो एक तो चीज़ हो गई ये। अब दूसरी चीज़ क्या थी कि मैंने क्या कहा, हमारे पास एक क्लाइंट होगा, राइट, जो इस पूरे इंटरफेस से यानी कि इस पूरे लॉजिक से बात करना चाहता है, पैसे निकालना चाहता है। तो क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट के पास सबसे पहले तो हम क्या कहेंगे, एक रेफरेंस होगा, इस हैंडलर का एक रेफरेंस होगा। तो हम वो ड्रॉ कर लेते हैं, हैंडलर एच, ठीक है। वो क्या करेगा, वो एच का डिस्पेंस कॉल कर देगा, सिंपल अमाउंट देके, लेट्स से उसको चाहिए 3000 रुपये, वो यहाँ पे ये कॉल कर देगा। अब सबसे पहले क्या होगा, डिपेंड करता है इस एच में सबसे पहला किसका रेफरेंस है। लेट्स से सबसे पहले 1000 रुपये का रेफरेंस है, वो 3000 रुपये देखेगा कि वो 1000 रुपये इस 3000 की रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकता है। अगर वो कर सकता है और कोई अमाउंट और बचता नहीं आगे देने के लिए, तो वो यहीं से इसको रिस्पॉन्स दे देगा। नहीं तो ये क्या करेगा, ये सेट बेसिकली यहाँ पे अपने नेक्स्ट को बोलेगा कि मेरे नेक्स्ट को कॉल कर दो, यानी कि इसके पास एक मेथड होगा लेट्स से डिस्पेंस, जिसको ओवरराइड कर रहा होगा ऑब्वियसली। इसके पास भी मेथड होगा डिस्पेंस, जिसे ओवरराइड कर रहा होगा, राइट। यानी कि हर वो क्लास जो भी हम यहाँ पे नई क्लास बनाते रहेंगे जो इसको ओवरराइड जो इसको बेसिकली इनहेरिट कर रही होगी, उन सबके पास एक डिस्पेंस मेथड होगा, राइट। अब हम एक बार बस देख लेते हैं इसका डिस्पेंस मेथड कैसा दिखता होगा। देखो आप खुद से सोचो, इसके डिस्पेंस मेथड में ये होता होगा, ये सबसे पहले चेक करता होगा कि इफ़ इट कैन फुलफिल रिक्वेस्ट, तो उसका कोई लॉजिक होगा टू फुलफिल रिक्वेस्ट। वो अभी हम कोड में देख लेंगे कैसे करेगा, कि इस 3000 रुपये को ये देख लेगा कि मेरे पास कितने नोट्स अवेलेबल है, उसको डिवाइड करके देख लेगा कि क्या मैं उसको एग्जैक्टली फुलफिल कर सकता हूँ। अगर कुछ रिमाइंडर में बच रहा है, यानी कि मुझे आगे रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, और फिर आगे भेजने के लिए क्या करेगा, ये अपने नेक्स्ट को कहेगा, इसका नेक्स्ट क्या है, इसके नेक्स्ट का रेफरेंस है यहाँ पे इसके पेरेंट के पास, अपने नेक्स्ट को कहेगा कि मेरे नेक्स्ट का डिस्पेंस कॉल कर दो बचे हुए अमाउंट के साथ। अब लेट्स से इसका नेक्स्ट का डिस्पेंस क्या है, इस 500 रुपीज़ का डिस्पेंस। ये भी ये सेम चीज़ करेगा, ये चेक करेगा क्या मैं रिक्वेस्ट को पूरी तरह फुलफिल कर सकता हूँ। अगर नहीं कर सकता तो जितना फुलफिल करता हूँ उतना करूँगा, और फिर मैं अपने नेक्स्ट के डिस्पेंस को कॉल कर दूंगा यूजिंग दिस लाइन, राइट। और ये चलता रहेगा जितने हमारे डिस्पेंसर्स अवेलेबल होंगे या जितने हमारे हैंडलर्स अवेलेबल होंगे, राइट। तो आई होप आपको इस यूएमएल से, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, पर ये थोड़ा बेटर आइडिया लगा होगा कि ये कर क्या रहा है, ठीक है। इसको हम फटाफट कोड में देखते हैं और फिर इसका स्टैंडर्ड यूएमएल भी देखते हैं, ठीक है। तो देखो वही जो हमने बात की वही कोड है ये। सबसे पहले हमने क्या किया, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई मनी हैंडलर, राइट, जो मनी को हैंडल करेगा। और इसी में देखो हमने एक प्रोटेक्टेड वेरिएबल रखा, प्रोटेक्टेड इसलिए रखा ताकि जो भी हमारी इसकी चाइल्ड क्लासेस होंगी वो इसको यूज़ कर सके। उसमें हमने एक मनी हैंडलर का एक और रेफरेंस रख लिया, नेक्स्ट हैंडलर, राइट, इसी का रेफरेंस रख लिया नेक्स्ट हैंडलर। और हमने इसके पब्लिक में एक तो कंस्ट्रक्टर दिया। कंस्ट्रक्टर में क्या करेगा, पहले तो हमने इसको नल पॉइंटर साइन करा दिया, यानी कि पहले ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, कोई भी इसमें हैंडलर नहीं है। फिर हमने इसमें एक सेट नेक्स्ट हैंडलर का रेफरेंस दे दिया जो एक नेक्स्ट लेता है, और इस नेक्स्ट हैंडलर को ये नेक्स्ट असाइन करा देता है, राइट। ये अभी तक तो बिल्कुल लिंक लिस्ट की तरह ही काम कर रहा है ना। हम उसमें भी एक नेक्स्ट पॉइंटर का रेफरेंस देते हैं और एक सेट पॉइंटर दे सकते हैं। उस केस में हम लिंक लिस्ट में सारी चीज़ें पब्लिक रखते हैं, क्योंकि वो तो हम डेटा स्ट्रक्चर में उसको एज इट इज़ यूज़ करते हैं, हम उसमें क्लीन कोडिंग थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, राइट। तो अभी आप उसे थोड़ा सा उसे लिंक कर सकते हो, पर मैं इसको बाद में डिस्कस करूंगा कि अलग क्यों है। लास्ट में हमारे पास हमने क्या किया, एक वर्चुअल मेथड बना दिया डिस्पेंस। अब ये एब्स्ट्रैक्ट क्यों है, क्योंकि हर डिस्पेंसर अलग होगा। लेट्स से 1000 रुपीज़ का डिस्पेंसर 1000 रुपये को हैंडल करेगा, वैसे ही 500 रुपीज़ का डिस्पेंसर या उसका हैंडलर अलग हैंडल करेगा, राइट दैट, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कंक्रीट क्लास बनाई 1000 हैंडलर, ये एक मनी हैंडलर का टाइप है, और इसके पास क्या है, एक प्राइवेट वेरिएबल है नंबर ऑफ नोट्स, कि कितने 1000 रुपये के नोट्स इसके पास एग्जिस्ट करते हैं। ये कंस्ट्रक्टर है जिसमें नंबर ऑफ नोट्स को साइन कर लेगा। तो जब भी हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हम पहले ही बता देंगे भाई इतने नोट्स एग्जिस्ट करते हैं तेरे पास, ठीक है। अब देखो ये है इसका डिस्पेंस मेथड।
अब हमने क्या किया, ये बिजनेस लॉजिक है अगेन, हमने इस लॉजिक में क्या किया, हम पहले चेक कर लेते हैं कितने नोट्स नीडेड है, तो जो भी अमाउंट आता है उसको 1000 से डिवाइड करते हैं क्योंकि 1000 के नोट्स को हैंडल करता है, तो नोट्स नीडेड आ जाएंगे। फिर हम चेक करते हैं कि क्या जो नोट्स नीडेड हैं, जितने नोट्स हमें चाहिए रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए, वो नंबर ऑफ नोट्स से ज़्यादा है। अगर ऐसा है तो इसके पास तो इतने नोट्स ही नहीं होने चाहिए, राइट। तो क्या करेगा, जितने इसके पास नोट्स बेसिकली है, नंबर ऑफ नोट्स, उनको असाइन कर देगा नोट्स नीडेड को। यानी कि मान लो कि यूज़र ने रिक्वेस्ट करी 5,000 रुपये की, पर इसके पास सिर्फ 3 नोट्स अवेलेबल है 1,000 रुपये के, है ना। तो ये क्या करेगा, भाई मैं 5,000 की रिक्वेस्ट तो फुलफिल कर नहीं सकता, मैं 3,000 की कर सकता हूँ। तो ये क्या करेगा, नोट्स नीडेड, जितने नोट्स चाहिए वो नंबर ऑफ नोट्स को असाइन कर देगा, यानी कि 3,000, और नंबर ऑफ नोट्स को 0 कर देगा क्योंकि वो बिल्कुल 0 हो चुके हैं। पर अगर ऐसा नहीं है, यानी कि नोट्स नीडेड कम है नंबर ऑफ नोट से या बराबर है, तो नंबर ऑफ नोट से उसको उतना घटा देगा, राइट। ये तो एज इट इज आपको पता है, नॉर्मल बिजनेस लॉजिक चल रहा है। फिर एक बार ये क्या करेगा, अगर नोट्स जितने नीडेड हैं वो 0 से बड़े हैं तो प्रिंट कर देगा कि भाई डिस्पेंसिंग इतने 1,000 रुपये के नोट्स, यानी कि इसने वो रिक्वेस्ट हैंडल कर दिया। रियल प्रोजेक्ट में अगर ये प्रॉपर एटीएम के अंदर हैंडल हो रहा होता तो यहाँ पे क्या करता, कंसोल पे आउटपुट थोड़ी प्रिंट करता, एक्चुअली नोट्स को डिस्पेंस करता। उसके लिए हो सकता है एक अलग क्लास हो जो किसी हार्डवेयर से इंटरेक्ट करती हो, जो एक्चुअली नोट्स को डिस्पेंस करके दे देंगे। और जैसे ये नोट्स को डिस्पेंस कर देगा, अपना रिमेनिंग अमाउंट निकाल लेगा कि इसने सिर्फ मान लो 3,000 की रिक्वेस्ट फुलफिल करी, राइट, 5,000 की रिक्वेस्ट थी टोटल, तो अभी भी 2,000 बच गए। तो क्या कैसे निकाल लेगा, जो भी टोटल अमाउंट था माइनस जितने नोट्स नीडेड थे इंटू 1000, तो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगा। अब हम चेक कर लेंगे, अगर रिमेनिंग अमाउंट पॉजिटिव है तो हम नेक्स्ट हैंडलर को कॉल कर देंगे। कैसे, पहले हमने चेक किया इफ नेक्स्ट हैंडलर इज नॉट इक्वल टू नल पॉइंटर, यानी कि लास्ट नहीं होना चाहिए। पहली बात तो हो सकता है, देखो जो 100 का हैंडलर होगा वो लास्ट हैंडलर होगा, तो यानी कि उसके पास दूसरा रेफरेंस होना चाहिए। अगर है तो अपने नेक्स्ट हैंडलर का डिस्पेंस कॉल कर देगा। ये नेक्स्ट हैंडलर कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है हमारा पेरेंट क्लास से। देखो ये प्रोटेक्टेड वेरिएबल इसीलिए था। हर नेक्स्ट हैंडलर में नेक्स्ट का जो बेसिकली रेफरेंस है वो हम अपने क्लाइंट कोड में सेट कर देंगे अपने मेन मेथड में, तो उसका उसने डिस्पेंस कॉल किया। अब ये जो 1000 हैंडलर है ये किसका डिस्पेंस कॉल करता होगा, ये कॉल करता होगा 500 हैंडलर का। हमने नेक्स्ट क्लास बनाई 500 हैंडलर, इसमें भी बिल्कुल सेम कोड है। इसका कंस्ट्रक्टर है, नंबर ऑफ नोट्स उसको असाइन करवा देता है, और इसका डिस्पेंस मेथड है जो ऐसे ही दिखता है। पहले नोट्स नीडेड कैलकुलेट करता है, फिर चेक करता है कि वो जो हमारे नंबर ऑफ नोट्स से ज़्यादा तो नहीं है, और फाइनली अगर नहीं है तो पहले तो उतना अमाउंट डिस्पेंस कर देता है जितने 500 रुपये के नोट चाहिए, और अगर कोई रिमेनिंग अमाउंट बचता है तो उसको नेक्स्ट पॉइंटर को असाइन कर देता है, नेक्स्ट हैंडलर डॉट डिस्पेंस। और एल्स में क्या डालता है कि अगर मान लो रिमेनिंग अमाउंट कम हो जाए, मान लो इसके पास जितने 500 के नोट हैं उससे ज़्यादा चाहिए हो, राइट, और उसके बाद कुछ नेक्स्ट पॉइंटर भी ना हो, मतलब नेक्स्ट हैंडलर भी ना हो जिसको वो रिक्वेस्ट भेज सकता है, तो वो क्या एरर थ्रो कर देगा, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ दिस कैन नॉट बी फुलफिल्ड, इनसफिशिएंट फंड है एटीएम के पास, राइट। मान लो अगर इसके पास हैंडलर है या डिस्पेंसर है दूसरा, तो ये अपने दूसरे डिस्पेंसर कॉल कर देगा। लेट से वो है हमारा 200 हैंडलर, तो हमने 200 का भी बनाया, ये भी बिल्कुल सेम कर रहा है। पहले नोट्स नीडेड निकाल रहा है, फिर ये निकाल रहा है कि कितने नोट्स फुलफिल कर पाएंगे, उतने डिस्पेंस कर देगा, और बाकी रिमेनिंग अमाउंट अपने नेक्स्ट डिस्पेंसर को बोल देगा। इसके पास लेट से 100 का हैंडलर है, 100 का हैंडलर भी सेम चीज़ करेगा, नंबर ऑफ नोट्स निकालेगा और डिस्पेंसिंग करेगा, और अगले अपने हैंडलर कॉल कर देगा। अभी तक के लिए हमने सिर्फ 100 का हैंडलर लास्ट बनाया, पर कल को हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं और 50 रुपीज़ का हैंडलर बना सकते हैं, 20 रुपीज़, 10 रुपीज़, जितना आप छोटा मान सकते हो बना सकते हो। पर कोई तो एक लास्ट हैंडलर होगा ना, लेट से यही एक लास्ट हैंडलर है, यानी कि ये इसका इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, ये अपने एल्स में जाएगा और कह देगा कि रिमेनिंग अमाउंट अगर कुछ बचा होगा तो मैं फुलफिल नहीं कर सकता, पर अगर रिमेनिंग अमाउंट बचा ही नहीं होगा तो यहीं से ही एग्जिट कर जाएगा, और ये वापस से कहाँ करेगा, ट्रैवल करेगा अपनी हायरार्की में। ये रिक्वेस्ट भेजेगा वापस से 200 को, ये रिक्वेस्ट भेजेगा वापस से अपनी 500 को, और ये फाइनली भेजेगा अपने 1000 को, और ये फाइनली भेज देगा क्लाइंट को, राइट। इसी तरह हमारी कोई भी रिकर्सिव ट्री एग्जीक्यूट होता है। अब फटाफट चलते हैं अपने क्लाइंट कोड में। देखो हमने क्या किया, 4 हैंडलर बना दिए, 1000, 500, 200 और 100, राइट। तीनों के नंबर ऑफ नोट्स डिफाइन कर दिए, तो इसके 3 नोट है, इसके 5 नोट है, इसके 10 नोट है, इसके 20 नोट है। अब हमने चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेट किया, 1000 हैंडलर के सेट नेक्स्ट हैंडलर में डाला 500 का हैंडलर, 500 के सेट नेक्स्ट में डाला 200, 200 के नेक्स्ट में डाला 100, लाइक दैट, और 100 के नेक्स्ट में तो अपने आप नल पॉइंटर था ही पहले से, राइट। अब हमने देखो क्या कहा, हमें 300 रुपये विदड्रॉ करने हैं बस। तो अब आपको पता है 1000 वाला इसको हैंडल नहीं करेगा, 500 वाला हैंडल नहीं करेगा, 200 वाला हैंडल, 200 वाला एक नोट दे देगा इसका, और बाकी 100 वाला एक नोट देगा, यानी कि टोटल दोनों 200 का एक नोट निकलेगा और 100 के एक नोट निकलेगा, राइट। ऐसा ही होगा। तो हम इसको एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं फटाफट। ये देखो, तो डिस्पेंसिंग अमाउंट 300, 200 का एक नोट निकला और 100 का एक नोट निकला, राइट। अगर हम यहाँ पे अमाउंट चेंज कर दें, लेट से 300 की जगह 3000 कर दें, तो आपको पता है 1000 हैंडलर ही सॉल्व कर देगा, क्योंकि इसके पास 3 नोट तो है ही, तो ये अपने तीनों के तीनों नोट निकाल देगा और कहेगा लो डिस्पेंसिंग 3 into 1000 नोट्स, ठीक है।
एक ये भी देख लो, अगर 3000 की जगह हम यहाँ पे 4000 पास करते, ये 1000 हैंडलर इसके 3 नोट निकाल देता क्योंकि इसके पास 3 ही नोट हैं, और बाकी 1000 के लिए 500 को बोल देता, 500 अपने 2 नोट निकालता और 4000 का अमाउंट पूरा कर देता। तो अगर हम इसको चला के देखें तो सॉरी, ये देखो, पहले हमने इसके 3 नोट निकाले 1000 के और 2 500 के नोट निकालने, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब इस पे एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। हो सकता है कई लोगों के मन में ना ये क्वेश्चन आया हो कि हमने क्यों किया, इतने सारे हैंडलर्स क्यों बनाए। हम क्या करते हैं, हम ये भी कर सकते थे ना कि हम एक ही हैंडलर बनाते, लेट से इसका 1000 हैंडलर नाम है ना, हम इसका कुछ भी कॉमन नाम रख लेते, लेट से हैंडलर, मनी हैंडलर, ठीक है, जो हमारा जो पेरेंट था उसी का नाम यूज़ कर लेते, कोई पेरेंट होता ही नहीं उसका। और ये सब तो हम इफ एल्स में भी डाल सकते थे भाई, जो हमने यहाँ लॉजिक लिखा है ये सब लॉजिक तो हम इफ एल्स में भी यूज़ कर सकते थे कि अगर अमाउंट पहले 1000 से ज़्यादा है, 1000 से डिवाइड हो सकता है, तो ये वाला इफ हैंडल कर लेगा, एल्स इफ ये वाला पार्ट, एल्स इफ ये वाला पार्ट, और एल्स इफ ये वाला पार्ट, या एल्स में ये वाला पार्ट, ये भी कर सकते थे। तो हमने इतने सारे हैंडलर क्यों बनाए। अगेन अगर आपके मन में क्वेश्चन आया तो वापस से जाओ सॉलिड डिजाइन प्रिंसिपल्स पे। हमने कहा था कि हम ओपन क्लोज प्रिंसिपल को फॉलो करवाना चाहते हैं। अगर ऐसा हम करते तो कल को अगर हमें कोई और नया डिस्पेंसर, नया हैंडलर इंट्रोड्यूस करना पड़ता, जैसे अभी तक सिर्फ 100 तक के हैंडलर है, कल को लेट से 50 रुपये का हैंडलर भी हमें इंट्रोड्यूस करना है, तो हमें फिर से कोड में चेंज करना पड़ता। पर अब हमें क्या करना पड़ेगा, बस एक नई क्लास बनानी पड़ेगी, इसे इसको इनहेरिट करेंगे अपनी मनी हैंडलर को, और उस क्लास में अपना मेथड लिख देंगे, राइट। और डायनामिकली जब हम इन क्लास के पॉइंटर्स को सेट करते हैं तो 100 रुपीज़ के हैंडलर में 50 रुपीज़ का हैंडलर दे देंगे, यही करेंगे ना। तो बेसिकली हमने क्या किया, ओपन क्लोज प्रिंसिपल को फॉलो करवा दिया, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को भी फॉलो करवाया। अब 1000 रुपये हैंडलर का काम है सिर्फ 1000 रुपये को मैनेज करना, 500 रुपये का काम है 500 रुपये को मैनेज करना, लाइक दैट। अब लेट से कल को ना नोट चेंज हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल अभी डीमोनेटाइजेशन में 500 रुपये का नोट ही बदल गया, ठीक है, पहले वो अलग दिखते थे अब वो अलग दिखते हैं, नए नोट्स आ गए मान लो, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो नए नोट्स इंट्रोड्यूस हुए ना, इनका डायमेंशन अलग होता होगा, राइट। इनको वेरीफाई करना कि ये रियल नोट है या नहीं वो अलग होता होगा। यहाँ तो हम सिर्फ उसको हैंडलर्स क्या कर रहा है, मनी को डिस्पेंस कर रहा है, पर लेट से हैंडलर का ही काम हो चेक करना कि मनी ऑथेंटिकेटेड है भी या नहीं, राइट, रियल मनी भी है या नहीं। अगर आप मनी को लेट से तो निकाल रहे हो एटीएम से, अगर आप मनी को डाल रहे होते तो यही हैंडलर चेक करता है जो आपने पैसा डाला है वो रियल डाला है या नहीं, राइट। तो उसमें भी अगेन आपका सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए, ताकि अगर ये ऐसा कुछ है कि हमारे पैसे ही बदल दिए, पैसे का स्ट्रक्चर ही बदल दिया, तो हमें बस एक ही हैंडलर में जाके कोड चेंज करना पड़े, राइट। हमने अगर 100 रुपये का नोट बदला है तो हम 100 रुपये के हैंडलर को चेंज करेंगे, सारे हैंडलर्स को चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल भी फॉलो हो जाएगा, राइट। तो ये इतना सिंपल था। अब इसका फटाफट हम एक स्टैंडर्ड यूएमएल डायग्राम देख लेते हैं। तो देखो ये एकदम सिंपल स्टैंडर्ड यूएमएल डायग्राम है इसका, जो हमने डिस्कस किया कि हमारे पास एक पेरेंट क्लास होगी आई हैंडलर, क्योंकि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। इसके पास एक मेथड होगा हैंडल रिक्वेस्ट, राइट। अब इसके पास बहुत सारे कंक्रीट हैंडलर हो सकते हैं, कंक्रीट हैंडलर 1, कंक्रीट हैंडलर 2, दोनों हैंडल रिक्वेस्ट को ओवरराइड करेंगे। अब ये जो आई हैंडलर है ना, इसके पास खुद का ही एक रेफरेंस होता है, यानी कि इसके पास एक मेथड होगा नेक्स्ट, जो बताएगा कि मेरा नेक्स्ट पॉइंटर क्या है, ठीक है ना। यानी कि इसके पास हैज़ अ रिलेशनशिप है खुद से, और जो क्लाइंट होगा वो हैंडलर से बात करता होगा, वो इस हैंडलर का लेट से हैंडलर का हैंडल रिक्वेस्ट कॉल कर देता होगा। अब हैंडल रिक्वेस्ट खुद से मैनेज कर लेगा। पहले मान लो ये वाला कॉल हुआ, इसने रिक्वेस्ट हैंडल करी, ये पूरी रिक्वेस्ट हैंडल नहीं कर पाया तो ये अपने दूसरे वाले को भेज देगा। ये डायरेक्टली नहीं भेजेगा, ये बोलेगा कि मेरा नेक्स्ट क्या है, ये इसको इसका नेक्स्ट ला के दे देगा। अगेन ये बोलेगा मेरा नेक्स्ट क्या है इसको, और इसका नेक्स्ट ला के दे देगा, लाइक दैट, ठीक है। तो इसका स्टैंडर्ड यूएमएल डायग्राम है। अब फटाफट इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो देखो इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन वही जो अभी तक हमने पढ़ा वही कहती है कि इट अलाउज एन ऑब्जेक्ट टू पास अ रिक्वेस्ट अलोंग अ चेन ऑफ पोटेंशियल हैंडलर्स। हमारे पास बहुत सारे हैंडलर्स होंगे तो एक रिक्वेस्ट को अलाउ करती है कि बहुत सारे हैंडलर से होते हुए जाए, और ईच हैंडलर क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि वो ईदर या तो प्रोसेस कर सकता है उस रिक्वेस्ट को या पास कर सकता है नेक्स्ट हैंडलर की तरफ, सिंपल। अब आप खुद से सोचो इसका यूज केस क्या क्या है। अच्छा, यूज केस से पहले हमने एक बार डिस्कस किया था कि हम बताते हैं लिंक लिस्ट और ये जो चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल है इसमें क्या अलग है। अच्छा, पहले अगर आपको याद हो जब हमने कॉम्पोजिट डिजाइन पैटर्न पढ़ा था कि इसका लिंक लिस्ट और COR में क्या डिफरेंस है, यानी कि हमारे चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल में। देखो सबसे पहले ना ये जो लिंक लिस्ट है ये एक डेटा स्ट्रक्चर है, इसका काम डेटा स्टोर करने का होता है। तो ये डेटा को कैसे स्टोर करती है एक लिंक लिस्ट, आपको पता ही है, मल्टीपल नोड्स बना के, राइट, और हर नोड एक दूसरे नोड से लिंक होती है। ये चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल से ऐसे अलग है कि इसमें भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से लिंक तो है,
पर उसका इंटेंट बहुत अलग है। पहली बात तो उसका इंटेंट क्या है, उसका इंटेंट डेटा स्टोर करना नहीं है, उसका इंटेंट एक रिक्वेस्ट को हैंडल करना है। एक रिक्वेस्ट आएगी, उसको हैंडल करेगा, अगर ये हैंडल नहीं कर पाएगा दूसरे को देगा, ये नहीं कर पाएगा तीसरे को देगा, लाइक दैट। पहली बात तो इंटेंट का फ़र्क है। दूसरा जो मेन फ़र्क था कि लिंक लिस्ट ना अपने जैसे और ऑब्जेक्ट को ही रेफर करती है। जैसे हम अगर लिंक लिस्ट का एक क्लास लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, राइट? हम उसमें पहले तो एक नेक्स्ट पॉइंटर बनाते हैं और उसमें एक डेटा रखते हैं, राइट? तो ये जो नेक्स्ट पॉइंटर है ना, ये इसी के नेक्स्ट को पॉइंट कर सकती है। पर हमारा जो इसका जो स्टैंडर्ड डायग्राम है, अगर आप ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है, आई हैंडलर इंटरफेस है जो खुद को रेफर कर रहा है, और इस इंटरफेस में हम कितने भी कंक्रीट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये अगर एक 1000 हैंडलर था हमारे एग्जांपल में, वो रेफर कर रहा था 500 वाले को, 500 रेफर कर रहा था लेट्स से 200 वाले को, और वो रेफर करता 100 वाले को, राइट? तो ये सब अलग अलग ऑब्जेक्ट भी तो हैं, एक ही ऑब्जेक्ट नहीं है ना, मतलब एक ही क्लास से नहीं निकल रही है, अलग अलग क्लासेस हैं। हाँ, माना कि ये एक ही इंटरफेस के पार्ट्स हैं, ये हर क्लास एक ही जैसे हैं पर हैं तो अलग अलग क्लास। तो एक ये भी बहुत बड़ा फ़र्क है कि हमारे लिंक लिस्ट में हम एक ही जैसे ऑब्जेक्ट को रेफर करते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर करते हैं इनफैक्ट। और हमारा COR जो हमारा चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल है, उसमें एक इंटरफेस होता है, उसकी मल्टीपल क्लासेस होती है और एक क्लास दूसरे क्लास को रेफर करती है, राइट? तो एक बहुत बड़ा फ़र्क है। पर हाँ, अगर आप ओवर सिंप्लीफाइड वे में देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं इसका आइडिया, इसका परसेप्शन लिंक लिस्ट जैसा ही है, राइट? कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो हैं एक चेन से जुड़े हुए हैं। वैसे ही याद है हमने जब कॉम्पोजिट डिज़ाइन पैटर्न पढ़ा था तो उसमें भी हमने ये डिज़ाइन डिस्कस किया था कि कॉम्पोजिट डिज़ाइन पैटर्न का जो आइडिया है वो ट्री जैसा ही है कि एक नोड्स है, उसके पास मल्टीपल नोड्स हो सकती हैं। अब एक नोड या तो लीफ भी हो सकती है, उसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। कॉम्पोजिट भी यही कहता है। इसलिए जब हम उसको ट्रैवर्स करते थे, हम उसको ट्री की तरह ट्रैवर्स करते थे, राइट? सेम जब हम इसमें ट्रैवर्स करते हैं, हम इसमें लिंक लिस्ट की तरह ट्रैवर्स करते हैं यूजिंग द नेक्स्ट पॉइंटर, राइट? तो आई होप चीज़ें अब बेटर क्लियर हुई होंगी। अब देखते हैं इसका रियल वर्ल्ड यूज केस क्या है। देखो, इसके ना बहुत सारे स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो बन जाते हैं सीधा सीधा, ठीक है? एक तो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ। जब भी आप एक लॉगर को डिफाइन कर रहे हो, लेट्स से आपका एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि एक लॉगर बनाओ, जैसे एक रियल एप्लीकेशन में लॉग्स आते हैं ना, कुछ इन्फॉर्मेशन लॉग्स होते हैं, कुछ एरर लॉग्स होते हैं, कुछ डिबगिंग लॉग्स होते हैं, तो वो बनाओ। तो देखो जनरली क्या होता है ना, हमारे पास लॉगर में 3 तरह की हायरार्की एग्जिस्ट करती है, ठीक है? एक तो होती है इन्फो, एक होती है लेट्स से डीबग, और एक होती है एरर। और इनका ना एक लेवल होता है कि सबसे बेसिक होता है इन्फो लॉग, जो बस आप तब लॉग डालते हो जब आपको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, फिर डीबग, और फिर आता है एरर। तो इनकी हायरार्की होती है। तो अगर आपको आ गया कि डिज़ाइनर लॉगर सिस्टम, तो आप बेशक तो अगर आपको ये प्रॉब्लम आ गई कि डिज़ाइनर लॉगर सिस्टम किसी इंटरव्यू में, या अगर आपको ऐसे टैकल करना है किसी प्रॉब्लम को, तो आप इसमें चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को यूज़ कर सकते हो। ये क्या है तीनों, एक इन्फो एक अलग ऑब्जेक्ट है, डीबग एक अलग ऑब्जेक्ट है, और एरर एक अलग ऑब्जेक्ट है। तीनों का एक पेरेंट ऑब्जेक्ट होगा और ये सारे आपस में चेन से जुड़े होंगे, राइट? तो जो भी हमारा क्लाइंट है, जब भी वो एक लॉग डालता होगा तो वो चेक करता होगा कि इस लॉग का लेवल क्या है। तो इन्फो जो है वो लेवल 1 होता है, ये लेट से लेवल 2 है, और ये लेट से लेवल हमारा 3 है। तो इनके लेवल्स होते हैं। तो आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है इनफैक्ट, और बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। सिंपल चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल लगाओ और अपना लॉग डाल दो, राइट? इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये आपको एज मैं होमवर्क भी देता हूँ, आप ये खुद से इंप्लीमेंट करके देखना, ठीक है? ये इंटरव्यूज में भी पूछा गया था कई सारे कंपनीज में। क्वेश्चन ये है कि डिज़ाइन अ लीव रिक्वेस्ट सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास एक क्लाइंट है, इस क्लाइंट को हम बोलते हैं यूज़र, या एक एम्प्लॉई ज़्यादा बेटर वर्ड है, हम इसको एम्प्लॉई बोलते हैं, ठीक है? किसी भी कंपनी में एक एम्प्लॉई है, वो लीव की रिक्वेस्ट करता है, ठीक है? और वो लीव की रिक्वेस्ट ना एक हायरार्की से होते हुए जाती है। अगर वो लेट्स से 2 या उससे कम दिन की लीव रिक्वेस्ट करता है, तो उसका टीम लीड ही उस लीव रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देता है। पर अगर वो लेट्स से 2 से ज़्यादा और 5 से कम है, तो वो रिक्वेस्ट मैनेजर पे जाती है, और उसके बाद अगर मैनेजर भी उसे अप्रूव नहीं कर सकता, तो लेट्स से वो रिक्वेस्ट डायरेक्टर पे जाती है, राइट? और अगर डायरेक्टर भी अप्रूव नहीं कर सकता तो उसको हम फेल कर देते हैं, नहीं तो हम उसको वापस से एम्प्लॉय को बोल देते हैं भाई रिक्वेस्ट इज अप्रूव्ड, ठीक है? तो इसको आप इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो, प्रॉपर इसका एक UML डायग्राम बनाओ, इसका कोड लिखो, और आपको भी पता है ये चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल से कैसे सॉल्व होगा, ठीक है? तो ये आपके लिए होमवर्क भी है, और ये भी इसका स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जिसमें आपको पता है मल्टीपल हायरार्कीज होंगी,
अगर एक रिक्वेस्ट फुलफिल करेगा तो वो आउटपुट दे देगा, नहीं तो वो दूसरे वाले को बोलेगा, दूसरा तीसरे वाले को बोलेगा, लाइक दैट। इस तरह के क्वेश्चंस ही COR से सॉल्व होते हैं, यानी कि चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल से सॉल्व होते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।